तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा इंडियन रेलवे की जो यहाँ पर है, हम लोगों ने इसका एक सेट आप लोगों का पहले यहाँ पर बना दिया था और आज हम लोग यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी की जो रेलवे परीक्षा है उसकी हम लोग दूसरे सेट को यहाँ पर आज बनाएंगे। तो आज आपके बीच में यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम आरआरबी रेलवे परीक्षा की जो दूसरी सेट को लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अब हम हिसाब को। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन से आप देख रहे हैं, यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें आप कि 9 सेकंड में ये 100 मीटर चलती है तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा निकालनी है। तो सीधी सी बात है कि अगर ये 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो हमें 1 घंटा यानी कि 3600 सेकंड की निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 900 से ये कितनी गुना ज़्यादा हो रही है, 400 गुना ज़्यादा हो रही है। तो 9 चौक 36। तो अगर हम यहाँ पे 400 गुना ज़्यादा करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 40,000। तो 40,000 मीटर मीन्स 40 मीटर आपके हो जाएंगे सही जवाब। तो देखा आपने कितनी यहाँ पर सुपर लॉजिक से हमने इस हिसाब को बनाया। और इस तरह के छोटे छोटे हिसाब में अक्सर स्टूडेंट्स बहुत जटिल रूप से फंस जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स इसी तरह से यहाँ पर इस तरह सारी लॉजिक को यहाँ पर जानकर रखनी। बढ़ते अगले सवाल की ओर यहाँ पर। तो अगला सवाल अब आपका है कि यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं ए का 30% है तो 30% होता है आपका 3/10 यानी आपके ये हो गए 3a/10 इक्वल टू आपके बी जो हो गए यहाँ पर 0.25 के आपके हो जाएंगे 1/4 इक्वल टू आपके हो गए c/5। तो यहाँ नीचे अगर देखेंगे तो आपके जो एलसीएम है आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर हम इसे सभी को अगर हम लोग क्या करेंगे कि नीचे जो होते हैं वही एक्चुअल में अनुपात होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके जो ए में आपके 3 हैं उस 3 से अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो आपको a/10 बराबर हो जाएंगे आपके b/12 और बराबर हो जाएंगे c/आपके 15। तो ये जो अनुपात हो गया आपका 10/12:15। तो ऑप्शन नंबर आपके बी हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो a/b/c आपके हो जाएंगे 10/12:15। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो a को 3/10 कर लिया 30% को। और जब भी आपके किसी भी संख्या के ऊपर अगर ऐसा कोई संख्या होता है तो वो संख्या आपके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सभी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल अब आपकी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर 30% लाभ कमाता है। यदि कमीशन 20% बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसे सुपर लॉजिक तरीके से कैसे बनाते हैं। मानकर चलो अगर वो लोग एमआरपी पे वो 10% कमीशन देता है यानी वो किसी भी जो एमआरपी है उसका 90% बेचता है। तो 90% में जब वो बेचता है तो फिर भी अगर उसकी कीमत 100 रुपये हो सीपी तो उससे यहाँ पर 130 रुपये आ रहे हैं। लेकिन अगर वो 20% कमीशन बढ़ा दे यानी अब जो कमीशन है वो 20 बढ़कर 10 पहले थी 20 10 30 हो गई। अब वो उस एक्स के कितने परसेंट में बेचेगा तो 70%। तो एक्स के 90% की वैल्यू 130 है तो 70% की वैल्यू क्या हो जाएगी 130/90 गुना 70 हो जाएगी। यहाँ से हमने इसे कटा दिया तो आपके हो गए 1391 910/9। जब इसे हम लोग पूर्णांक में बदल लेंगे तो 9 कम 9 9 कम 9। तो यहाँ से आप देखेंगे 101.1/9 हो गए यानी कि जो आपके फ़ायदा है वो 1.1/9। तो 9 कम 9 1 10/9% ही मात्र लाभ यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अश्विनी ने 21% के छूट पर टीवी खरीदा।
यदि वह 27% की छूट पर खरीदता तो वह 312 रुपये बचा लेता। उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा? तो यहाँ पर देखिए सवाल है कि आपके 21% की छूट मिली है, 27% छूट मिलती, यानी 6% की अगर यहाँ पर छूट ज़्यादा मिलती या कम मिलती तो 6% यहाँ पर आपके 312 रुपये के बराबर हो गए। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 1% की वैल्यू 52 हो गई। तो जो 100% है वो आपके 5200 हो गई। तो 100% 5200 है, तो उसने 21% के छूट पर टीवी खरीदी है। तो 21% के छूट पर खरीदी तो यहाँ 5200 जो इसकी हो गई कुल रेट, तो इसके 21% छूट यानी कि आपके 79% इसकी हो जाएगी। तो आपके हो जाएंगे यहाँ पर टोटली हो जाएंगे आपके, तो इसे गुना अगर हम लोग कर ले 79 गुना 52 तो आपके हो जाएंगे 4108 यानी 4108 रुपये हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर 6% 21% के जगह 27% छूट मिलती यानी 6% उसे अधिक मिलती, तो 6% की वैल्यू 312 है। तो यहाँ पर उसने 21% की छूट पर खरीदी है, तो यहाँ पर आपके हो गए जो कुल उसका कीमत हो गई वो 5200 हो गई। तो यहाँ पर आपके जो है निकल गई। आप इसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप इसे इस तरह से बना लें कि जो 6% की वैल्यू है वो आपके हो गई 312, आप डायरेक्ट यहाँ पर 21% की छूट पर खरीदी है तो 79% की आप वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 312 बटे 6 गुना 79, तो आपके यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएंगे 52 गुना 79, तो 52 गुना 79 बराबर आपके हो जाएंगे 4108 रुपये। आप ऐसे भी आसानी से बना सकते, कोई भी लॉजिक आप लगा लेंगे तो बेहद ही आसान तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में 750 और 7 वर्षों में 900 हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो आपने यहाँ पर देखा कि जो धन है वो आपके 4 वर्षों में 750 और आपके 7 वर्षों में 900 हो जाती है, यानी 3 वर्ष में ये धन कितना बढ़ रहा है? तो 3 वर्ष में ये आपके 150 रुपये बढ़ रहा है। यानी 1 साल का जो ब्याज मिलता है वो कितने रुपए मिल रहा है? 1 साल का ब्याज 50 रुपये मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 4 साल यहाँ पर 750 हुई है, तो इस हिसाब से जो 4 वर्ष का हमारा ब्याज है तो 4 वर्ष का ब्याज हमारा 200 हो जाएगा। तो यहाँ अगर 4 वर्ष का ब्याज 200 है तो यहाँ से आपके जो पी हो जाएंगे वो 750 में हम लोग यहाँ 200 माइनस कर लेंगे, तो पी आपके हो जाएंगे 550 रुपये। तो 550 रुपये पर आपके अगर 50 रुपये प्रति साल ब्याज मिलते हैं तो 50 बट्टे 550 यानी कि 1/11, तो ये आपके 9.1/11 यानी कि 100 बट्टे आपके 11% ब्याज की दर हो जाएगी। 1/11 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 100/11% की वैल्यू हो जाती है। तो उम्मीद है इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है यहाँ, किसी संख्या को जब 42, 70, 84 और 91 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 23, 51, 65 और 72 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ पर आप जब भी देखेंगे तो अलग अलग संख्याएं दी गई है और सभी की जो आपकी जो शेष फल दी गई है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इन सभी की डिफरेंस को हम लोग देख लेंगे। अगर 42 में 23 माइनस करेंगे तो आपकी डिफरेंस कितने की आ जाएगी? 19 की आ जाएगी। उसी प्रकार 70 में अगर हम 51 को माइनस करें तो भी 19। इसी प्रकार आपके अगर हम यहाँ पर अगर 91 में 72 आपके अगर माइनस करें तो 19, यानी जो सभी की डिफरेंस होगी तो वो आपके 19 ही होगी। तो प्रत्येक स्थिति में ये शेष बचता है। तो आपको क्या करनी है कि सबसे पहले इन चारों के आपको एलसीएम निकाल लेने हैं, यानी कि 42, 70, 84 और 91 की एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखेंगे तो आपके 7 से 6, 10, 12, 13, फिर यहाँ से हम दे देंगे इसे आपके 3 से लगा सकते हैं तो 2, 5,
4 13, और एक बार आप इसे 2 से लगा सकते हैं। तो यहाँ से अब आपके 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और आपके यहाँ पर 13 तिया 39, और 20 सत्ते 140, यानी आपके 39 गुना 140 आपके हो गए टोटली। तो 14 से 6 12 14 42 और 12 54, तो 5460 हो जाएंगे। तो 5460 में जो आपके ये 19 जो आपके सभी में डिफरेंस आ रहे हैं, तो वो 19 को यहाँ पर हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 5441। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही जवाब। ऐसे सवाल में जो आपके डिफरेंस होंगे, कॉमन डिफरेंस आपके सभी में सेम होंगे, तो एलसीएम निकालने के बाद उस डिफरेंस को आपको एलसीएम में घटा देनी है, आपके जवाब आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब सवाल है आपके लिए कि आप देख रहे हैं एक वर्गाकार टेनिस के मैदान को 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का जो कुल खर्च है वो 1,10,250 है। तो अगर आप यहाँ पर 1,10,250 रुपये खर्च कर रहे हैं कितने एरिया को आपको समतल कराने में, तो 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आप करा रहे हैं, तो आपके कितने एरिया हो जाएंगे वो आपको यहाँ से निकल जाएंगे। तो 25 हम इसे कटा लें, 441 बार में आपके कट गए, यानी कि जो आपके एरिया हो गए वो वर्गाकार आपके टेनिस के मैदान की वो 441 मीटर स्क्वायर है। यानी कि चूँकि ये वर्गाकार है तो इसकी जो भुजा हो जाएगी वो भुजा आपके हो जाएंगे √441। तो 441 की वर्गमूल क्या हो जाएगी 21, यानी 21 मीटर भुजा की वर्ग है। तो जब भी 21 मीटर भुजा की वर्ग होगी तो इसकी जो परिमाप हो जाएगी चारों ओर की, तो परिमाप इसके हो जाएगी 4 गुना भुजा यानी कि 84 मीटर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके चारों ओर 2.25, यहाँ पर परसेंट नहीं पैसे होने चाहिए, 2.25 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से बार लगाने का खर्च क्या होगा। तो इस 84 को हम लोग 2.25 से गुना कर देंगे। तो आपके यहाँ पर टोटली जो हो जाएंगे, यहाँ से हम लोग पहले पॉइंट को उड़ा देते हैं, तो नीचे आपके 100 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 25 नमा 225, 25 चौके 100, और 4 से आपके कट जाएंगे 21 बार में, तो 21 नमा आपके हो जाएंगे 189। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल सही जवाब। तो 2.25 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च 189 रुपये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल है फ्रेंड कि एक व्यक्ति 3000 रुपये में एक गाय को खरीद कर उसी दिन इसे एक क्रेता को 2 वर्षों के ऋण पर 36 रुपये में बेच दिया, तो यदि ब्याज की दर 10% हो तो उससे कितना लाभ होगा। तो यहाँ ब्याज की दर अगर 10% चल रही है तो हमें यहाँ पर देखना है कि इस हिसाब से उसे 2 वर्ष में कितने ब्याज आने चाहिए। तो 2 वर्ष में यानी कि 10% के हिसाब से 2 वर्ष में उसे टोटली 20% आने चाहिए, 2/2 20%। तो 3000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20% आपके हो जाएंगे 1/5। तो 3000 का जो 20% हो जाएगा यानी 600, यानी कि अगर उसे 10% रेट पर बेची जाए तो 3600 रुपये आएंगे, यानी कि 36 रुपये आ रहे हैं। तो यानी कि इस हिसाब से उसके लाभ जो है वही 10% जो ब्याज दी गई है वो उसके वही लाभ हो गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हिसाब अब आपके लिए है कि ए 5000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए और 3000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए एक समान साधारण ब्याज के दर पर ऋण दिया और ब्याज के रूप में दोनों से उससे कुल 2200 रुपये प्राप्त किया, तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या होगी। तो आइए हम यहाँ पर आपको लॉजिक बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 5000 हमने 2 वर्षों के लिए दिया, तो यहाँ पर मेरा कुल धन कितना माना जाएगा, 10,000 का हम ब्याज लेंगे उससे, क्योंकि 5000 1 साल के लिए और 5000 1 साल के लिए। और यहाँ हमने 3000 रुपये जो 4 वर्षों के लिए दिया, तो 3 चौके कितने रुपए का ब्याज लेंगे, 12000 का हम टोटल ब्याज लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर टोटली 22000 का जो ब्याज है वो हमने यहाँ पर 2200 प्राप्त किया। तो 22000 का 2200 यानी कि कितने परसेंट हो गए, 10% आपके हो गए ब्याज सीधी सी। अगर यहाँ पर तो चूँकि सीधे है नहीं आती तो हम लोग उसे कटा कर निकाल सकते थे।
यानी कि 10,000 हमने जो बी को दिया तो उसे 10,000 की वैल्यू की राशि उससे हमने ब्याज लेना है, और सी को हमने 4 वर्ष के लिए 3,000 दिया तो 4 12,000 की हमें परसेंट लेनी है। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल का जवाब निकालते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में कुल छात्रों में 20% इतिहास में उत्तीर्ण हुए, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चूंकि सभी अनुत्तीर्ण की ही यहाँ पर प्रतिशत दी गई है, तो हम लोग इसे एक डायग्राम के रूप में इस तरह से बना लेंगे। तो एक तरफ आपके इतिहास हो गए और एक तरफ आपके हिंदी हो गए। तो इतिहास में जो अनुत्तीर्ण में 20%, जिसमें 5% दोनों में है, तो 5 को हम लोग यहाँ लगा देंगे, तो 20 में से इतिहास में से 15 इधर आ गए। और हिंदी में 15% अनुत्तीर्ण हुए तो इधर हमने 10 लगा दिया, क्योंकि 5 दोनों में, तो इसलिए 5 दोनों में गिनाएगा तो 10 5 15, 15 5 20। तो यहाँ से अगर हम टोटली देखें तो 15 5 20 10, 30% जो छात्र हैं, 30% छात्र आपके अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो जब 30% अनुत्तीर्ण हो गए तो इसका मतलब 70% छात्र आपके उत्तीर्ण हो गए, जो दोनों विषय में उत्तीर्ण होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल है, एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयत के क्षेत्रफल को 20% बढ़ाएंगे भुजा को, तो यहाँ पर देखा जाए तो 20% जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं 1/5। तो 20% बढ़ाने का मतलब कि अगर भुजा पहले 5 थी तो उसे हमने बढ़ाकर 6 कर लिया, उसी प्रकार दूसरी भुजा को हमने 5 से बढ़ाकर 6 कर लिया। तो पहले अगर उसकी जो क्षेत्रफल 5 5 25 थी, अब क्षेत्रफल उसकी 6 4 36 हो गई। यानी कि इसके क्षेत्रफल में अगर देखी जाए तो अगर पहले क्षेत्रफल 25 थी तो उसमें आपके 11 की वृद्धि हो गई। तो अगर पहले क्षेत्रफल 100 यानी 4 गुना ज़्यादा मानेंगे तो ये 44% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गए सही जवाब। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कि अगर उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे, तो यानी कि उसकी चाल क्या है, तो उसकी चाल जो है वो दूरी बट्टे समय। 45 मिनट को अगर हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 60 से हमें डिवाइड करनी होगी, तो ये 60 आपके आ जाएंगे ऊपर। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 3 से कट गई है आपके 20 बार में, तो 20 चौके यानी उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब उसकी चाल को हमने 15 किलोमीटर घटा दिया, तो यानी कि नई जो चाल है वो नई चाल उसकी कितनी हो जाएगी, नई चाल उसकी हो जाएगी 80 - 15 यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उससे 60 किलोमीटर जाने में जो समय लगेगा वो समय हो जाएगा आपके 60/65 घंटा। और इसको मिनट में बनाने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से आपके 13 बार में और 5 से आपके 12 बार में, तो 12 × 6 = 72 यानी कि 720 बट्टे आपके हो गए 13। तो यहाँ से आपके ये 13 × 5 = 65 और आपके हो गए 7 × 7 = 13 × 5 = 65। तो यहाँ पर 55 पॉइंट यानी कि ये आपके हो जाएंगे सही जवाब बी नंबर। 55 पॉइंट कुछ मिनट यहाँ पर लगेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आरआरबी ग्रुप डी के इस सेट में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इतने सवाल थे जो कि हमने आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कर दिए। तो आप लोग अब यहाँ पर इस सेट को प्रैक्टिस करें और आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की जमकर तैयारी करें, क्योंकि सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। तो जल्दी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो मिलते हैं फिर से एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।